चलिए दोस्तों, मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कक्षा 12वीं जो यूपी बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं उनका जो फोर्थ चैप्टर है, देखिए विचारक विश्वास और इमारतें। देखिए जो कल का जो वीडियो लेक्चर था उसमें जैसे कि मैंने कि बताया कि जो चैप्टर है ये आपका खत्म हो गया। लेकिन देखिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ये जो आपका विचारक विश्वास और इमारतें नाम का जो करके जो चैप्टर है ना दोस्तों, इस चैप्टर में आपको जो है आपको 300 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक के साम्राज्य को आपको पढ़ने को कहा गया है कि यानी इस चैप्टर में आप जो है 300 नहीं 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व से लेके यानी 600 ईस्वी तक लगभग 1200 साल का इतिहास पढ़ने को कहा गया है। अगर आप आसान शब्दों में कहें तो इस चैप्टर में आपको मगध साम्राज्य से लेकर गुप्तों के पतन तक यानी गुप्तों गुप्तों के पतन तक, इसमें क्या आपको जो है गुप्तों के पतन तक क्या आपको इसमें क्या है पढ़ने को कहा गया है, जिसमें आपको गुप्तों के पतन तक क्या आपको जो है इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। यानी ये जो चैप्टर है जिसमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक पढ़ना पड़े, जिसमें आपको मगध साम्राज्य के उदय से लेकर गुप्तों के पतन तक का साम्राज्य आपको एक पढ़ना पड़ेगा। एक अच्छा खासा एक शासन को जो है इसमें एक ही चैप्टर में इन्होंने दे रखा है। तो इसलिए दोस्तों ये बात स्वाभाविक है कि यदि इस चैप्टर को बहुत से विस्तार में पढ़ेंगे, बहुत सी चीजों को जानेंगे, प्रत्येक साम्राज्य को जानेंगे, प्रत्येक क्षेत्र को जानेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कई सारे इसके पार्ट बनेंगे। जैसे आप देख सकते हैं पार्ट 10 हो गया, कई सारे पार्ट बनेंगे। अभी इस गुप्तों के बारे में पढ़ेंगे तो गुप्तों के राजनीति को पढ़ेंगे, गुप्तों के साम्राज्य को पढ़ेंगे, गुप्तों के समाज को पढ़ेंगे, गुप्तों के अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, इनके युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, इनके कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, इनके धर्म के बारे में पढ़ेंगे, इत्यादि चीजों को हम पढ़ेंगे। और ये भी स्वाभाविक है कि गुप्तोत्तर काल यानी गुप्तों के बाद क्या हुआ, लगभग एक उत्तर भारत में या पूरे इस अखंड भारत में भारतीय उपमहाद्वीप में भी उसको पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो चैप्टर है ना, भले ही दे दिए विचार विश्वास और इमारतें करके नाम से, लेकिन आप अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो स्टार्ट समय ही बता दिएगा कि इस चैप्टर में हम 600 ईस्वी से लेके 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के साम्राज्य को शासनकाल को पढ़ेंगे। और 1200 साल को 12 वर्षों को हम 12 पेज में नहीं पढ़ सकते, हम उसको जो है 4-5 पार्ट में नहीं पढ़ सकते। मैं पढ़ाने को तो दोस्तों एक एक टॉपिक को एक एक वंश को मैं 10-10 मिनट में ही समाप्त कर सकते कि गुप्त ये थे, गुप्त वो थे, गुप्त ऐसे किए वैसे किए, ये था वो था इत्यादि समाप्त। लेकिन नहीं दोस्तों, यदि इन्होंने अपने जो है पेपर में 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक दिया है, तो जो यूपी बोर्ड है जो आपका, वो कहीं से भी शॉर्ट प्रश्न, लॉन्ग प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न, स्वाभाविक सी बात है वो पूछ सकता है, क्योंकि उन्होंने कालखंड दे रखा है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कई सारे कालखंडों को पढ़ना जरूरी हो जाता है। इस कालखंड में मुख्य रूप से आपको 4 काल को पढ़ना पड़ता है। जैसा पहला आपको मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल, इन 4 कालों के बारे में सामान्यतः पढ़ना पड़ता है। अब तक के जो हमारे 9 वीडियो रहे हैं, उन 9 वीडियो में जो कि मैंने कहा चैप्टर समाप्त हुआ, उसमें ये टॉपिक कुछ समाप्त हुए, जिसमें हमने जो है मौर्य काल और मौर्योत्तर काल को पढ़ लिया। अब गुप्तों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ना हमें पड़ेगा। देखिए मैं चाहूँ तो इसको स्किप करके तुरंत हटा सकता हूँ, तुरंत बता दिए कि मौर्य थे, सातवाहन ये थे, कुषाण ये थे, गुप्त ये थे, ये वो थे, समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ कि यदि पेपर में गुप्तों से, मौर्यों से या किसी से भी कोई प्रश्न पूछेगा तो आपको बहुत कठिनाई होगी उसके प्रश्न को जवाब देने में। साथ ही साथ इस बात पे भी कठिनाई होगी कि कैसे आप उस पर 120 से 150 शब्द आप किस तरह से लिखें, और बुरा आपके साथ ऐसा ना हो कि बाई चांस इस पे 250 शब्द के कोई प्रश्न पूछ दे गुप्तों के बारे में, कुषाणों के बारे में, सातवाहनों के बारे में, तो आपके लिए एक समस्या आ जाएगी कि कैसे सॉल्व करें, कैसे उस प्रश्न को उत्तर को हम लिखें। इसलिए मैं आपको बता दूं, ये जो 1200 साल का जो समय 600 ईस्वी से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो कि आपके किताब में दिया है, आप चैप्टर खोलेंगे और पहले उन्होंने बता दिया कि इस चैप्टर में 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक हम बताएंगे। और एनसीईआरटी ने बहुत कम शब्दों में
थोड़े से चीजों को बता दिया है, लेकिन फिर भी पेपर में देखिए आपको बहुत गहराई में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछता है। तो इसके लिए आपको ये जरूरी है कि जितने भी वंश हुए, चाहे चाहे मौर्य हुए, चाहे मरणोत्तर काल हुआ, चाहे गुप्त काल हुआ, चाहे गुप्तोत्तर काल हुआ, जितने भी वंश हैं उन सभी वंशों का अच्छा खासा एक अध्ययन कर सके, ताकि किसी भी प्रकार का पेपर में कोई भी प्रश्न पड़े, चाहे एमसीक्यू बने, चाहे वेरी शॉर्ट बने, चाहे शॉर्ट प्रश्न पड़े, चाहे लॉन्ग प्रश्न बने, आप आसानी से समझ सके। और जैसा कि अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्रमशः क्या आपका यह अध्ययन होता रहेगा। इसके आप एक सेकंड रुके रहिए, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को, इस चैप्टर में क्या है दोस्तों कि आपको 4 वंशों के बारे में, 4 कालों के बारे में समानता आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो है आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, इसको पढ़ना पड़ेगा। और आपकी किताब में जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक दिया हुआ है, तो भले ही ये चैप्टर कई सारे पार्टों में आ रहा है, लेकिन मैं बता दूं, देखो दोस्तों, अगर इस तरीके से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो पूरा जो है ना आपको 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक जितने भी काल, ये चारों कालों के बारे में आपको जानकारी होगी। चारों कालों के बारे में जो भी घटनाएं घटी थी, पूरी घटना आपको मालूम रहेगी। इतिहास आपके जबान पर होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। इस वजह से मैं इतने सारे पार्ट में और जो है विस्तार में बता रहा हूँ। और जिन भी वंशों के बारे में, जिन भी टॉपिकों के बारे में बता रहा हूँ, वो आपके जो है पेपर में पूछ सकते हैं। आपके कॉपी में दिया वो आपका जो एनसीईआरटी किताब है ना, आप किताब को देखे तो किताब में आपको मिलेगा। मैं कहीं इसको बाहर से नहीं बता रहा हूँ, उसी में दिया, बस इसको थोड़ा सा मैं विस्तार करके बता रहा हूँ कि यदि तो शॉर्ट प्रश्न पूछ दिया, लॉन्ग प्रश्न पूछ दिया, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि पढ़ इसी वजह से रहे ताकि पेपर में उसका आसानी से जवाब दे सके। अब मान लीजिए बहुत सारा पढ़ लिए, पेपर में कुछ लिख ही नहीं पा रहे, तो फायदा क्या है इतना पढ़कर, इससे हम किसी भी टॉपिक को का छोड़ नहीं सकते हैं। तो देखिए गुप्त काल, आप जानते हैं कि गुप्त काल यानी गुप्त काल में हम गुप्तों के बारे में पढ़ेंगे। गुप्तों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम तक गुप्त कौन थे, कौन थे, यानी गुप्तों के बारे में पढ़ें तो पहले जानेंगे कि गुप्त कौन थे। इनका एक राजनीतिक इतिहास देते हैं, इनका एक परिचय देख ले कि आखिर गुप्त कौन थे। देखिए गुप्त शासक संभवतः कुषाणों के अधिकारी थे। संभवतः, सामान्यतः जो गुप्त शासन थे ये सामान्यतः कुषाणों के क्या अधिकारी थे, इसको याद रखिए। अधिकारी, कुषाणों के अधिकारी, मैं लिख रहा हूं, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यदि गुप्तों के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त काल के बारे में कोई प्रश्न आ गया तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। देखिए तो गुप्त काल में हम ये जानेंगे कि पहला गुप्त कौन थे। तो गुप्त संभवतः कुषाणों के अधिकारी थे। इनका संबंध वैश्यक वर्ण से था। इनका जो गुप्तों का संबंध था यह किससे था, यह वैश्यक वर्ण से था। वैश्यक वर्ण, वैश्य वर्ण का हुआ व्यापारी वर्ग, यानी इनका जो संबंध था वैश्यक वर्ण से था, यानी व्यापारिक वर्ग, यानी इनका काम था व्यापार करना। जैसे व्यापारिक वर्ग में क्या होता है, जो व्यापारी वर्ग होता है उसमें 3 चीजें हुई होती है, या तो कृषि होती है, या तो पशुपालन होता है, पालन होता है, या व्यापार होता है, या उद्योग होता है। ये जो कार्य है ना, ये सामान्यतः कौन करते हैं, ये वैश्य करते हैं। जो जितने भी वैश्य मिलेंगे उनके पास बड़ी बड़ी आपको जोतें मिलेंगे, बहुत पैमाने पर पशुधन मिलेगा, बड़े पैमाने पर व्यापार करेंगे, उद्योग हुआ। ये जो होते हैं, जो वैश्यक वर्ग होते थे, इतिहास में इनकी 4 चीज की ही जानकारी हमको मिलती है कि इतिहास में एक 4 कार्य ही करते हैं वैश्यक वर्ग। इसके सिवा क्या वैश्यक वर्ग कोई भी कार्य, आमतौर पर इतिहास में इसका वर्णन नहीं मिलता है किसी अन्य कार्य करने का। तो आप इसको जो है विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जो वैश्य होते थे, कुषाणों के अधिकारी होते थे। सामान्यतः जो गुप्त होते थे वो कुषाणों का अधिकारी होते थे, और वैश्यक वर्ण से यानी वैश्यक वैश्य से इनका जो होता था, इनका संबंध होता था। आप इसको नेग्लेक्ट ना करिएगा, ये इनका एक परिचय है। अब जानिए संस्थापक। आप जानते हैं कि जो, अब हम ये जानते हैं
कि ये जो हमारा जो है गुप्त काल है, इसका संस्थापक कौन है, तो मैं संस्थापक की तरह लिख दे रहा हूँ। देखिए, गुप्त वंश का जो संस्थापक है, इस श्री गुप्त को माना जाता है, यानी जो गुप्त वंश का जो संस्थापक है सामान्यतः श्री गुप्त को माना जाता है। मैं लिख दूं संस्थापक श्री गुप्त, यानी गुप्त काल का संस्थापक, काल लिख दूं, गुप्त काल का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने, यानी श्री गुप्त को क्या, इसका जो है संस्थापक माना जाता है। अभी आपने मौर्य काल में आपने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पर भी एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। अब ये चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? देखिए, चंद्रगुप्त जो प्रथम था, ये 319 से ईस्वी से 335 ईस्वी तक, यानी 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक जो है इन्होंने गुप्त वंश का वास्तविक संस्था, इन्हें जो है इन्होंने क्या किया था, जो है शासन किया था, और इन्हें जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना था, यानी वास्तविक संस्थापक। यानी ऐसा बहुत सी किताबों में बहुत जगह ये मानते हैं, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि जो गुप्त काल का जो संस्थापक है श्री गुप्त है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है कि वास्तविक रूप से कहीं न कहीं चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या 319 से लेकर 335 ईसा तक शासन किया, और इन्हें क्या वास्तविक गुप्त वंश का क्या संस्थापक माना जाता है। इस पे भी थोड़ा सा विवाद है, आप माना जाता है। अब देखिए, 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की, और इन्होंने क्या किया, 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की, यानी जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने क्या 319 ईस्वी में गुप्त संवत की इन्होंने शुरुआत की। आपका इसको भी विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, इसको भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। शुरुआत की, नेपाल के लिच्छवी राजकुमार से विवाह का उल्लेख मिलता, और नेपाल के जो लिच्छवी नाम के एक राजकुमार थे, इनका विवाह का इनका क्या उल्लेख मिलता है। आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए जो चीजें हैं एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और मैं आपको बता दूं, डेली शाम 7 बजे यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के बच्चों का लाइव क्लास चलता है। आप हमारे साथ डेली शाम 7 बजे कक्षा जो 12वीं की जो हमारे बच्चे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस लाइव सेशन के लिए, लाइव क्लास के लिए। और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि चीजें समझ में आ रही होंगी तो आप जो है, ठीक है, यदि चीजें ना समझ में तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो मैं फिर से बता दूं, गुप्त काल है जिसको 275 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक हम इसका काल रहा। गुप्त कौन थे? ये कुषाणों के अधिकारी थे। इनका वैश्यक वर्ण से इनका संबंध था। वैश्यक वर्ण यानी जो कृषि पशुपालन व्यापार करे, और इनका गुप्त काल का संस्थापक जो है श्री गुप्त का माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिनका शासनकाल 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक था। 319 में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की। इन सभी चीजों के बारे में आप जानिए। और इनका जो विवाह चंद्रगुप्त प्रथम का नेपाल में लिच्छवी में इनका क्या विवाह राजकुमारी से, इनका क्या नेपाल के लिच्छवी राजकुमारी से इनका क्या है विवाह हुआ। इसका भी आप जो है ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो मैं इसी के साथ साथ इसको जो हूँ मैं इरेज कर दूं। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए, अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। चलिए,
ये डेट को भी मिटा दें, रहने देते हैं डेट को। आप डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि डेट रहेगा तो आपके लिए भी चीजें सही रहेगा। इसको थोड़ा सा गीला हो गया, मैं इसको सुखा दूं, ठीक है। देखिए ये जो चैप्टर नंबर होता है ना, इसमें 1200 साल को आपको पढ़ना रहता है, इसमें कई सारे वंश है, इसलिए ये जो होता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं सभी को विस्तार में एकदम संक्षिप्त में बता रहा हूँ। अब देखिए, अब आइए समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त था, इसका जो शासन था, जो समुद्रगुप्त था, इसका अगर शासन की बात करते, इसका जो शासन है 335 ईस्वी से लेके 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक। देखिए इसका जो है शासन है। अब समुद्रगुप्त कौन था? देखिए समुद्रगुप्त जो था, आप समुद्र का मतलब समुद्र से मत समझिएगा। समुद्रगुप्त एक व्यक्ति का नाम था, जिसने 335 ईस्वी से लेके जो है 380 ईस्वी तक इसका जो है शासन माना जाता है। अब देखिए, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। देखिए अब हरिरेश इसका जो है दरबारी था। हरिरेश जो है इसका था क्या? दरबारी कवि था। ये हरिरेश दरबारी कवि, यानी जो हरिरेश था इसका क्या, इनका जो था दरबारी ये कवि था। हरिरेश जो थे इनके दरबारी क्या, दरबारी कवि थे, इसको याद रखिएगा। और एक बात जान लिए, प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति से इनके राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्रोत पूछता है कि गुप्त काल की जानकारी के स्रोत बताइए, मौर्य कालीन जानकारी के स्रोत बताइए। तो हमें जो समुद्रगुप्त है इनकी जानकारी हमें कहाँ मिलते हैं? जानकारी जो है हमें प्रयाग प्रशस्ति नामक एक अभिलेख है, जिससे क्या हमें समुद्रगुप्त की शासन की हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त कौन था, इसने कैसा शासन किया, इसके शासन के बारे में, इसके साम्राज्य के बारे में, इसके राजकवियों के बारे में, या नहीं इससे संबंधित जो भी चीजें हैं हमें क्या प्रयाग प्रशस्ति जो होती है इसके बारे में, हमें क्या समुद्रगुप्त क्या हमें जो है जानकारी मिलता है। आप इस बात को भी विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। आप आगे देखिए, जानकारी मिलती है। जैसे उत्तर भारत में आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है। जैसे उत्तर भारत में, जैसे प्रयाग प्रशस्ति में है आर्यव्रत का उल्लेख मिलता है, यानी उत्तर भारत में आर्यव्रत का उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति में ही इसकी क्या जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में कांची में पल्लव शासक भी इसके अधीनता स्वीकार करते थे। और जो है दक्षिण भारत में कांची यानी कांची के पल्लव शासक, थे पल्लव शासक थे क्या दक्षिण में अधीनता स्वीकारी, यानी जो है पल्लव शासक जो थे भारत में कांची के पल्लव शासक ने भी इनकी क्या समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकारी। इससे आपका साम्राज्य का पता चल सकता है कि इनका साम्राज्य कितना बड़ा था। अभी इनके साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम प्रशासन को पढ़ेंगे। अभी केवल जो है गुप्तों का जो गुप्त काल था वो क्या है उसका एक परिचय ले रहे हैं। गुप्त वंश के जो शासक है उनका एक परिचय ले रहे हैं कि गुप्त कौन थे, गुप्त काल का समय देखा। फिर गुप्त वंश के जो शासक हुए उनका एक परिचय लेने, उसके बाद राजनीति है, समाज है, अर्थव्यवस्था है, किस शासक ने क्या किया, किस शासक ने धर्म के लिए क्या किया, साहित्य के लिए क्या किया, कला के लिए क्या किया, आदि चीजों के लिए क्या किया, इन सभी के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का पर्याय का उल्लेख नहीं मिलता है। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पहले जो है इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो है एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं आपको लिखाता हूँ कि जो समुद्रगुप्त है इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मैं लिख दूं यहाँ पर
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो मैं फिर से बता दूं, समुद्रगुप्त जो था इसका शासन 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक इसका मिलता है। इसका राज दरबारी हरिशेन था, राज दरबारी कवि था, ठीक है। और इसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति स्रोत से हमको क्या जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ इसने क्या किया, कांची के जो पल्लव था, कांची के पल्लव शासक दक्षिण में अधीनता स्वीकारी, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये समुद्रगुप्त के बारे में 4-5 टॉपिक है, 4-5 टॉपिक है, 4-5 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। और मैं चाहूंगा आप इसका एक शॉट ले लें और इसका नोट डाउन करते। देखिए, ये चैप्टर से घबराइए मत कि ये चैप्टर कितना बड़ा जा रहा है, कितना सारे पार्टों में जा रहा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट चीजों को ही लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए इससे संबंधित यदि प्रश्न आ गया समुद्रगुप्त तो क्या लिखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, कुछ नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए मैं चीजों को क्या लिखवा रहा हूँ। बाकी अगर आपको लगे बहुत बेकार की चीज है तो आपके ऊपर है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप इसको छोड़े ना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा जो है जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इत्यादि चीजें हैं। तो ठीक है, चलिए अब आगे चल के आप आगे चलते हैं, आगे चीजों को देखते हैं। यदि मैं चीजें ना समझ आए तो इस समय लाइव हूँ मैं, आप कमेंट करें। और एक बार मैं आपको बता दूं, डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास चलती है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। कक्षा हमारे जो 12वीं के जो बच्चे हैं, इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, समाजशास्त्र हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, ऐसे सभी विषयों का क्या हम समग्र तैयारी करते हैं इस यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर ना करते हुए चलिए हम आगे जो है बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। यदि चीजें ना समझ में आए तो आप कमेंट करके आप हमें पूछिएगा, फिर मैं आपको चीजों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। चलिए, तो फिर आप आगे जो है हम बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब आगे देखिए, इसी काल में उत्तर भारत में अधिकांशतः गुप्तों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित है। और इसी काल में यानी इसके ही शासनकाल में, देखिए मेरा हैंड रिटन नोट्स है, जो मैंने किताबें पढ़ के आपका हैंड रिटन नोट्स बनाया, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना, फालतू चीजें ना पर इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। आप नोट में ऐसा लिख सकते हैं, नोट में आप क्या लिख सकते हैं, नोट में आप ये लिख सकते हैं कि इसी के शासनकाल में यानी समुद्रगुप्त के शासनकाल में उत्तर भारत में विस्तार, यानी उत्तर भारत में साम्राज्य का विस्तार, यानी समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही उत्तर भारत में साम्राज्य का विस्तार हुआ, यानी इसी के काल में साम्राज्य का इसने विस्तार किया। अब आगे देखिए, अब आइए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब यहाँ देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्यों? क्योंकि जो चंद्रगुप्त था ये अपने समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये बहुत महान थे। तो महान थे इस वजह से इनके बाद जो भी लोग आए, जो भी राजा कुल के हुए, बहुत से लोगों ने चंद्रगुप्त अपने बेटे का नामकरण किया, क्योंकि लोग मानते थे कि चंद्रगुप्त अपने आप में ही उस समय एक महान नाम था, एक प्रसिद्ध नाम था, एक योग्य व्यक्ति का नाम था। इसलिए बहुत से शासक राजा महाराजा क्या करते थे, चंद्रगुप्त का नाम अपने बेटों को रखते थे। और जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे, इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब चलिए, अब देखिए 300, अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है 280 ईस्वी से लेके 412 ईस्वी तक क्या है इसका शासन है।
अब विक्रमादित्य प्रभागवत इत्यादि उपाधि है। अब ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, इसने इसने क्या किया, इसने जो है विक्रमादित्य 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 परम भागवत परम भागवत परम भागवत परम परम भागवत इत्यादि क्या है, इत्यादि उपाधि इसने क्या उपाधि धारण की। देखिए जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे नहीं कि चलिए वीडियो देख नोट ना कर इसको हटा दे, नहीं, ये मैंने आपको उतने सारे जो पेज को पढ़ के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने वो लिखा है, नोट बनाया मैंने, लिखा मैंने, इसमें मेहनत किया ताकि जो भी चीजें जिस भी शासन काल में जिस भी व्यक्ति के बारे में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने लिखा। अब देखिए आप ही बताइए, मैं जो लिखवा रहा हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, उसने विक्रमादित्य और परम भागवत इत्यादि की उपाधि धारण की, तो बेकार है। एमसीक्यू में पूछ सकता है किसने परम भागवत की उपाधि धारण की, किसने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे दे दिया। तो जब आप पढ़ोगे ना तो एमसीक्यू कैसे लगाओगे, तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं वही टॉपिक को उसी टॉपिक को मैं लेके यहाँ चलूंगा जो आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। अभी शुरुआत में जितने भी एमसीक्यू के लेवल के जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे, उसके बाद में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो इन चीजों को देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कैसे हम शॉर्ट प्रश्न को, कैसे हम लॉन्ग प्रश्न को लिखेंगे, कैसे हम 250 शब्द को हम लिखेंगे। तो क्योंकि अब ये सब चीजें जानेंगे तो 250 शब्द थोड़ा ना लिख पाएंगे, एक दो शब्द में एक दो लाइन में लिख के खत्म हो जाएगा। पूछते चलो समुद्र के बारे में 250 शब्द लिखो, तो क्या लिखोगे, 250 शब्द लिखने को उसके समाज को पढ़ेंगे तो उसने समाज के लोगों के लिए क्या किया, अर्थव्यवस्था के लिए उसने क्या किया, या पर साम्राज्य विस्तार में उसका क्या योगदान है, धर्म की क्या उसकी विचारधारा थी, किस धर्म के प्रति उसकी क्या विचारधारा थी, मंदिर और बौद्ध मठों को लेकर इसकी क्या विचार देते, इत्यादि सभी चीजों को लेकर इसकी क्या विचार देते। अगर ये सभी चीज लिखेंगे तो हमारा 250 शब्द होगा। और पूछा गया समुद्रगुप्त के बारे में बताओ, तो हमने लिखा तो एग्जामिनर हमें नंबर देगा, इसलिए हमको हर तरह से हर प्रश्नों को की अलग अलग मांग होती है, हमें उन प्रश्नों की अलग अलग मांग के अनुसार हमें पढ़ना पड़ेगा। एमसीक्यू में पूछेगा कुछ और, लॉन्ग में कुछ और पूछेगा, शॉर्ट में कुछ और पूछेगा। जो एमसीक्यू में पूछेगा वो लॉन्ग में नहीं पूछेगा, एमसीक्यू में जो पूछेगा आपको डायरेक्ट आंसर बताना रहेगा। ये वेरी शॉर्ट में जो पूछेगा, एक सवाल पूछेगा समुद्र परम भागवत उपाधि किसने धारण की, बस बताना पड़ेगा, नाम लिख के फला फला व्यक्ति ने धारण की। लॉन्ग में नहीं पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा समुद्रगुप्त के कार्यों का उल्लेख करे, उनके समुद्रगुप्त के कार्यों का उल्लेख करे, समुद्रगुप्त का वर्णन करे, बस वर्णन करे, तो ये नहीं लिख सकते। तो उसमें काफी विस्तार में लिखना पड़ेगा, विस्तार में लिखने को उसके बारे में विस्तार में जानना पड़ेगा। और जो कि धीरे धीरे पहले इन सब के बारे में एक संक्षिप्त एक परिचय ले ले, कौन क्या था, किसने क्या क्या था, उसके बाद में हम विस्तार में इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ताकि जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो आसानी से क्या सॉल्व हो सके। लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहूँगा आप हमारे साथ जुड़े रहें, कहीं ना जाए, एकदम डिटेल वाइज, एकदम क्या डिटेल वाइज क्या इसके जो है हम तैयारी करेंगे, आप हम जो है कहीं नहीं जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले मैं नीचे का लॉन्ग शॉट में लिखा हूँ, इसको जो है मिटा दें, ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप जो है क्या करें, इसको जो है किसी स्क्रीन शॉट ले लें, या आपके लिए जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, आप इसको नहीं कर जाए, ठीक है। और एक बात और मैं इसमें लिखा दें, इसके दरबार में 9 रत्न थे। देखिए 9 रत्न केवल भारतीय इतिहास में केवल ऐसे 2 दरबार थे जो जिनके दरबार में केवल 9 रत्न हुए। एक चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में दरबार में, एक अकबर के काल में, अकबर था तो उसके दरबार में 9 रत्न थे, और जो इसके दरबार में क्या 9 रत्न थे, तो लिख सकते हैं इसके दरबार में 9 रत्न थे। अब सवाल आता है ये 9 रत्न क्या होता है, 9 रत्न क्या, देखिए जब दरबार लगाते थे ये लोग राजा है, तो पूरे देश से, पूरे भारतीय महाद्वीप जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में योग्य है, चाहे संगीत के क्षेत्र में, चाहे कला के क्षेत्र में, चाहे नृत्य के क्षेत्र में, चाहे युद्ध के क्षेत्र में, चाहे
ज्योतिषी के क्षेत्र में चाहे धर्म किसी भी क्षेत्र में यदि योग्य है और योग्यता इतनी है कि वो पूरे उस भारतीय उपमहाद्वीप में पूरे भारत में किसी के पास नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं अपने दरबार में लाकर रख देते हैं कि तुम एकदम रत्न हो, कि तुम्हारे जैसा कोई है नहीं। तो ये भी क्या करता था, ऐसे 9 व्यक्तियों को पूरे भारत से लाकर अपने राज दरबार में जगह दी थी, जो पूरे भारत में किसी न किसी क्षेत्र में योग्य थे, चाहे कोई संगीत में, चाहे कोई कवि में, चाहे कोई नृत्य में, चाहे कोई युद्ध में, तरह तरह से क्षेत्र से क्या इसने ला के रखा था। ये ऐसे बात इनको नवरत्न कहते थे। और ये नवरत्न थे जो व्यक्ति जिस भी फील्ड से आता था, जिस भी क्षेत्र से आता था, पूरे भारत में उसके जैसा नहीं था। जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, जो व्यक्ति कवि है। अब ये ऐसा कवि है कि पूरे भारत में इसके जैसा कोई कवि नहीं मिलेगा, इसके टक्कर का कोई मिलेगा ही नहीं। तो ये इसको क्या दरबार में नवरत्न का, इसको क्या रत्न कि आप रत्न, 9 रत्न में से आप एक रत्न हो। ऐसे 9 लोगों के लाया जाता था, जो किसी ना किसी फील्ड में पूरे भारत में उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता था, इतने योग्य थे। तो इनको क्या नवरत्न देता था। इसने भी क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी क्या किया, अपने समय में क्या 9 रत्नों को रखा, पूरे भारत से खोज के रखा। इसलिए हम इसे क्या नवरत्न हम कहते हैं। इस बात का जो है विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आप इसको जो है ना, आप इसका जो है काम कीजिए, आप नोट कर लीजिए। देखिए ये भी जो चीजें है ना, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसी चीजों को लिखाएंगे, उसी चीजों की बात करेंगे। बेकार की चीजें नहीं पढ़ेंगे, बेकार की चीजों की बात नहीं करेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और यदि चीजें ना समझ तो इस समय मैं लाइव हूँ, शाम 7 बजे मैं डेली लाइव होता हूँ कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए। आप कमेंट करके पूछे, मैं उसका जवाब देता हूँ। यदि कोई कमेंट है तो रुकिए, आप कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग का जो है कमेंट है मैं देखता हूँ। अभी किसी का कोई कमेंट नहीं, चलिए ठीक है। और उन बच्चों से निवेदन है कि जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं, अगर उनको भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका जो है जवाब जो है आप लोगों को जरूर देता हूँ। तो चलिए जो है मैं इसको जो है एक इरेज कर दूँ फटाक से 2 मिनट के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए इस तरह की चीजें अगर पढ़ेंगे ना, तो कभी पेपर पढ़ेंगे याद करेंगे, तो पेपर के लिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप कभी जो है नहीं भूलेंगे। इस बात का आप विशेष रूप से जो है आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे चल के चीजों को देख लेते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले इसको अच्छे से जरा बोर्ड को हम साफ कर दे, ताकि आप लोग को लिखने में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ समझ पा रहे हैं, प्लस आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। और मैं राइटिंग में मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो नवरत्न थे, उन नवरत्नों के कुछ को नाम जान लीजिए कि पूजे भाई नवरत्न में कौन कौन थे, तो जान लीजिए। कुछ नवरत्न थे, जैसे एक नवरत्न थे कालिदास, कालिदास हुए। कालिदास हुए जो धन मंत्री, फिर कालिदास हुए धन मंत्री हो गए। एक व्यक्ति था धन जो चिकित्सक था, ये चिकित्सा, इसके जैसा पूरे भारत में कोई चिकित्सा यानी डॉक्टर था, इससे जैसा कोई नहीं था। अमर सिंह था, अमर सिंह था। ठीक है। अब अमर सिंह के बारे में एक चीज को लिख लीजिए। अमर को सिंह जो इन्होंने था, इन्होंने क्या किया था, अमर को संस्कृति, इन्होंने क्या किया था, मैं शॉर्ट में लिख दूं, अमर कोश संस्कृति व्याकरण 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 की किताब लिखी, की किताब लिखी। यानी अमर कोश संस्कृति व्याकरण की किताब लिखी। यानी अमर सिंह ने अमर कोश संस्कृति नामक व्याकरण की क्या
किताब लिखी, अभी पूछ सकता है, पूछता है बहुत सारी किताब कि किसने ये किताब लिखा, किसने वो किताब लिखा, किसने ये कहा, किसने वो कहा। इस सब चीज एमसीक्यू के रूप में पूछता है। मैं फालतू के चीज नहीं लिखा। आपको विश्वास ना हो तो पिछले वर्ष के जो ना प्रश्न पत्र है आप उसको देख लिए। पिछले वर्ष का यदि आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको जो है ना पता चलेगा कि क्या इस तरह के क्या प्रश्न जो है पूछे जाते। इस वजह से मैं लिखवा रहा हूँ, इसलिए आप इसको जो है विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। आप आगे देखिए, अब जानिए चीनी यात्री फायान, यानी जो चीनी यात्री है फायान, चीनी यात्री फायान, चीनी यानी फायान की भारत यात्रा, चीनी यात्री चीनी फायान की भारत यात्रा, यानी जो चीनी यात्री फायान होता है जो बौद्ध धर्म को समझने के लिए आता है, जो 399 ईस्वी से लेके 414 ईस्वी तक इसी काल में आया, इसी काल में आया, इसी काल में आया। मैं राइटिंग उम्मीद करके आप समझ पा रहे हैं कि चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा 399 से लेकर 414 ईस्वी तक काल में क्या भारत आया। ठीक है, वो भारत क्या आता है चीनी यात्री। अब आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। इसका विवाह वाकटक वंश में विवाह पुत्र के संरक्षण के रूप में लंबे समय तक शासन किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। यह भी प्रश्न पूछा आप पिछले वर्ष के, आप देख सकते हैं। आप पिछले वर्ष के मैं कर रहा हूँ, आप जाके देखिए पिछले वर्ष के जो प्रश्न कुछ पूछा इसमें कि प्रभावती गुप्त कौन थे। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। यह भी इंपॉर्टेंट है कि प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। पुत्री थी संरक्षण के रूप में। और इसने क्या अपने बेटे के संरक्षण क्यों, क्योंकि मानता था कि उसका बेटा योग्य है नहीं है, उसको शासन साम्राज्य चलाने नहीं आता। यदि वो राजा पद से हटेगा, तो अगर वो क्या राजा पद से यदि हटेगा तो जो उसके शत्रु हैं उसके राज्य पर क्या आक्रमण कर देंगे, आक्रमण कर देंगे और उसके साम्राज्य को अपने मिला देंगे। या जब साम्राज्य को मिलाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके बेटे को जान से मार देंगे या हत्या कर देता है, ये करेंगे युद्ध में। तो इसलिए अपने बेटे के संरक्षण में उसने क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने लंबे समय तक शासन किया, नहीं अपने बेटा को राजा बनाया नहीं, क्यों जानता था कि यदि वो राजा बना योग्य रहेगा, योग्यता नहीं है उस पर शत्रु सेना आक्रमण कर देंगे, उसको हत्या भी कर देंगे या साम्राज्य को अपने मिले करवा लेंगे या अपने ही लोग क्या करेंगे विद्रोह कर देंगे। इसलिए इसने क्या किया, काफी लंबे समय तक उसने क्या किया, उसने जो है शासन किया। आप चाहे तो इन सभी चीजों का एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये सभी चीजें जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा जो है ये सारी चीजें क्या एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसको जो है लिख लें। अब मैं इसको जो हूँ इरेज कर दूं। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ सारी चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को आप छोड़िएगा मत। इसकी दो चीजें तो याद रखिएगा, इसकी पुत्री का नाम और इसके दौरान लिखी गई किताब का नाम। ठीक है, किताब का नाम, इस बात का याद रखिएगा। प्रभावती जो गुप्त था ये कौन था, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। यह बात आप जो है याद रखिएगा, आप जो है इसका जो है याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में महरौली का लौह स्तंभ इसी के काल में मिला। और दिल्ली में देखिए, मैं दिल्ली में महरौली स्तंभ, मैं इसको दो अभी बताता हूँ। दिल्ली में महरौली लौह स्तंभ
इसी के काल में बना। अब यहाँ पे देखिए दिल्ली में जो महरौली का जो लौह स्तंभ है, अब ये लौह स्तंभ क्या देखिए, ये लौह स्तंभ क्या देखिए, जो लौह स्तंभ है ये एक ऐसा लौह स्तंभ है जो आज से नहीं कई साल से क्या ये पड़ा हुआ है, लौह स्तंभ में ऐसा खड़ा है। और ये लौह स्तंभ ऐसा है जिसपे आज तक कभी जंग नहीं लगा है, जंग नहीं लगा। कहने का मतलब क्या है, ये जो लौह स्तंभ है, जो कि लौह स्तंभ का मतलब पता है कि लोहे का है। जैसे लोहे का कोई अगर आप स्तंभ बना दो तो उसमें कुछ समय बाद क्या जंग लग जाती है, जंग लग जाता है, लेकिन इस लोहे के स्तंभ में क्या जंग नहीं लगा। यानी अगर आप कोई भी एक लोह स्तंभ बना दे तो उसमें क्या कुछ समय बाद जंग लग जाएगा। अगर स्टील है तो उसमें जंग नहीं लगा, यानी स्टील में तो जंग नहीं लगा, लेकिन लोहे में क्या जंग लग सकता है। लेकिन ऐसा अपने आप में अद्भुत माना जाता है कि एक ऐसा लोह स्तंभ है जिसमें आज तक कभी भी क्या जंग नहीं लगा है। और ये कब की बात है, ये जो है इस समय की बात है, ये लगभग 400 ईस्वी की बात है। यानी ऐसा 400 ईस्वी के समय ऐसी घटना है कि उस समय एक लौह स्तंभ बनाया गया जिसको बने हुए लगभग 1600 साल हो गए, लेकिन आज तक भी क्या उस पर जंग नहीं लगा। जो उस समय के धातु विज्ञान को बताती है कि उस समय भी इनके पास लौह धातु का अच्छा खासा ज्ञान था, कितने उस समय योग्य थे, इत्यादि चीजों को बताता है। आज के समय भी अगर विज्ञान जो अगर लोहे की कोई वस्तु बना दे तो कहीं ना कहीं जंग लग जाती है बहुत सी चीजों को। तो जंग ना लगे इसके लिए दुनिया भर के प्रयास, तमाम प्रयास किए जाते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक अद्भुत है कि एक लौह स्तंभ जो 400 ईस्वी में यानी 1600 साल से पुराना है, जिसमें आज तक क्या कभी जंग नहीं लगा। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या ये बनाया गया था। आप इसको भी, इस पॉइंट को भी, इस टॉपिक को भी क्या आप नोट कर लीजिएगा। ये टॉपिक भी आपके लिए क्या कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी निगलेक्ट मत कीजिएगा। चलिए ठीक है, अब आगे अन्य 2-3 टॉपिकों को हम देख लेते हैं, 2-3 टॉपिकों को जो है हम देख लेते हैं। अब आगे देखिए, पाटलिपुत्र के साथ साथ उज्जैन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में रहा। यानी पाटलिपुत्र यानी वर्तमान का पटना, तो पटना के साथ साथ जो उज्जैन है जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी पाटलिपुत्र और उज्जैन शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना और उज्जैन जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इस काल में लिख दूं, इस काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 चीज, दिल्ली में महरौली लोह स्तंभ इसी के काल में बना था। पाटलिपुत्र पटना यानी पाटलिपुत्र पटना उज्जैन जो मध्य प्रदेश में होता है, इस काल में शिक्षा का प्रमुख या महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा है। प्रमुख नहीं, महत्वपूर्ण, शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अब इस टॉपिक को भी क्या नोट कर लीजिए। अब जो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हम इस टॉपिक के बाद हम आ जाते हैं कुमार गुप्त के बारे में। कुमार गुप्त कौन था? गुप्त वंश में कई सारे गुप्तों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कई सारे वंशों के बारे में पढ़ना पड़ेगा इसमें। अब इसके बाद हम कुमार गुप्त के बारे में आते हैं। चलिए ठीक है, अब आइए देखिए, अब कुमार गुप्त के बारे में पढ़िए। देखिए कुमार गुप्त के बारे में पढ़िए। अब कुमार गुप्त कौन था? देखिए 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन,
उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी जो राइटिंग है आपको समझ आ रही है, हैंड राइटिंग आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। यदि समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो कुमारगुप्त ने 415 ईस्वी से लेके 455 ईस्वी तक इसने जो है अच्छा खासा एक शासन किया, ठीक है। लगभग इसने जो है 40 साल तक अपना इसने जो है शासन किया। अब देखिए नालंदा महाविहार की स्थापना इसी काल में हुई। और ये जो याद रख दिए, नालंदा नालंदा महाविहार की स्थापना इसी काल में हुई, इसी काल में हुई, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, पुष्यमित्र नामक मध्य एशियाई आक्रमणकारी ने भारत में आक्रमण का प्रयास किया जो विफल। पुष्यमित्र मध्य एशियाई आक्रमणकारी ने पुष्यमित्र नामक, अब यहाँ लिख दीजिए पुष्य मित्र नामक मध्य एशियाई शासक का आक्रमण लेकिन विफल रहा, लेकिन विफल रहा नहीं, पास नहीं हुआ, सफल नहीं हो पाया। इस बात को आप याद रखिएगा। तो कुमारगुप्त के बारे में ये दो चीजें याद रखिएगा। ये वाला जो चीज टॉपिक है ना नालंदा महाविहार के बारे में, ये टॉपिक है बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आप याद करके रखिएगा, इसको आप जो है नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे जो है पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। अब इसके बाद जो है हम जो है स्कंदगुप्त के बारे में हम जो है पढ़ते हैं कि स्कंदगुप्त कौन था। इसके बारे में जो है हम पढ़ते हैं स्कंदगुप्त कौन था, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले इसका जो है एक छोटा सा पहले हम इसको जो है इरेज कर दें। मैं इसको अच्छे से इरेज कर दूं। ठीक है, अब देखिए 455 ईस्वी से लेकर 467 यानी 455 ईस्वी तक क्या इसका शासन रहा। कौन था ये, कौन सा गुप्त है? ये जो है स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त। अब जो स्कंदगुप्त के बारे में देखिए, स्कंदगुप्त, अब स्कंदगुप्त के बारे में कुछ चीजों को जानिए। पहला देखिए, हुणों के आक्रमण को विफल किया। इसके शासनकाल में क्या हुणों के आक्रमण को विफल किया, हुणों के आक्रमण को विफल किया। अब हुण कौन थे अभी जानते हैं। हुणों के आक्रमण को विफल किया। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का उल्लेख और मौर्य का उल्लेख है, ठीक है। तो हुण के क्या आक्रमण को उसने क्या विफल किया। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही, और कल के वीडियो लेक्चर में हम अंतिम गुप्त शासन विष्णुगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ले लेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। चलिए तो आज के सेशन को समाप्त करते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि डेली शाम 7 बजे यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के बच्चों का लाइव क्लास चलता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जो है आपके पास कोई और अड़ोस पड़ोस में या भाई छोटे भाई बहन है जो कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की तैयारी करते हैं, यूपी बोर्ड का समग्र अध्ययन निःशुल्क कराया जाता है। आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए आज के सेशन को यहीं पर जो है समाप्त करते हैं।